हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। तो हम लोगों ने इंग्लिश के ट्रांसलेशन की सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था टेंस के बारे में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। रिकॉल के लिए बता दें कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में टेंस के बारे में उसका डिफिनेशन वगैरह सभी लोग देख लिए थे। अब उसके हम सेंटेंस के चारों प्रकार के बारे में विस्तार से और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स, हम लोग ने अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हम लोगों ने देख लिया था कि हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इस वीडियो में निगेटिव सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोनेगेटिव का देखेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हम लोग सीखते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप लोगों को इसको बता दें कि इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोला जाता है। नकारात्मक वाक्य बोला जाता है। इसमें ना मुख्य रूप से ये आप लोग जानते होंगे NOT, नोट मतलब नहीं, वाक्य में आपको लगा रहेगा। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाकर इसका अनुवाद या ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। स्ट्रक्चर मतलब बनावट होता है, मतलब कि ढंग। किस प्रकार से ढंग होगा ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका डू या डज, ये आपका सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। उसके बाद नोट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आता है अदर वर्ड्स। इसी सीक्वेंस या इसी ऑर्डर में हम आगे सभी को रखेंगे और ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए तो आपको क्लियर होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, वे लोग बाजार नहीं जाते। वे लोग बाजार नहीं जाते हैं। इसमें ना इसको इस ये वर्ड ये शब्द आने के कारण ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो चुका है और इसका हम लोग ट्रांसलेट इस स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में आपका अदर वर्ड्स लगाएंगे। तो पहले भी मैंने बता चुका था, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में रहता है। जैसे इसमें सब्जेक्ट है आपका वे लोग, इसका इंग्लिश होगा दे, और इसके अनुसार हम लोग डू
डू का प्रयोग करेंगे। डू डज में से हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, तो हो जाएगा दे डू नोट। उसके बाद आपका मेन वर्ब गो टू स्कूल, या यहाँ बाजार है तो गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ये आपका हो गया। उसी तरह से आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल है वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। जैसे यहाँ पे गर्ल्स का बोल रहा था, गर्ल्स के लिए आपका वह में सब्जेक्ट के तौर पे सी आएगा, सी, और सी के साथ हम यहाँ यूज करते हैं डज का, तो यहाँ पे लगाएंगे सी डज नॉट रीड इंग्लिश, सी डज नॉट रीड इंग्लिश, ये हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग स्ट्रक्चर के अनुसार ही इसका ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे पहले ये सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट रखने के बाद उसके बाद हम लोग डज का प्रयोग किया, डज नोट का, उसके बाद आपका मेन वर्ब है, ये आपका एक और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू या डज का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये इसी ऑर्डर में रहता है और इसी को हम लोग स्ट्रक्चर या बनावट कहते हैं, जिससे ट्रांसलेट करना बहुत ही ईजी हो जाता है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो देख लीजिएगा आप लोग। और एक चीज और बता दें निगेटिव सेंटेंस में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आप लोग इसको देखिएगा। सबसे पहला चीज, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि आपका जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टेबल के थ्रू आपको सारा चीज बताया था, एक बार और आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें देख लीजिए, पर्सन 3 था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट था, सिंगुलर में आई, पुलर में वी, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में यू, पुलर में यू, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन जैसे कि राम, श्याम, बुक, पेन, चेयर एक्सेट्रा, ये सब आ रहा था, और पुलर में आपका दे था। तो ये हम लोग को इस पे फोकस करना है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है, यानी कि ही, सी, इट या किसी का नाम सिंगुलर नेम आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट के साथ डज नोट का प्रयोग करेंगे। इसके सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज नोट का प्रयोग करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट इसके अलावा अन पर्सन या अन नंबर में रहता है, तब हम अन मतलब कि जितना भी अन्य सब्जेक्ट है, इसको छोड़ के, थर्ड पर्सन को छोड़ के जितना भी अन्य सब्जेक्ट है आपका, थर्ड पर्सन को छोड़ के, उसके साथ हम लोग डू नोट का प्रयोग करेंगे, डू नोट का प्रयोग करेंगे। ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर में रहेगा, तभी हम लोग डज नोट का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, जैसे आपका ही हो गया, आपका सी हो गया, ईट हो गया, किसी का सिंगुलर नेम जैसे कि मोहन, रोहन, राधा, काव, बुक, ये सब आपका अगर सिंगुलर में आता है तो हम इसको थर्ड पर्सन में कंसीडर करते हैं। और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट होने के कारण हम लोग इसमें डज नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेगेटिव जो है डू या डज से बनाया जाता है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि आपका हम जैसे देखे थे कि पर्सन 3 होता है, उसमें अगर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में आ जाए, तो हम उसके साथ डू नोट का प्रयोग करेंगे। एक हम लोग आपके लिए एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा या खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ,
आपकी सुविधा के लिए हम लोग बना देते हैं। जैसे देखिए इसमें सब्जेक्ट है मैं, और इसमें वर्ब है आपका प्यार करना, और एक वर्ड आया है नहीं, जिसके कारण ये सेंटेंस निगेटिव हो गया है। और हम पहचान तो पहले ही बता चुके थे, पहले ही वीडियो में, पिछले ही वीडियो में मैंने पहचान बता चुका था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये सब मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर ये सब आता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंसीडर किया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में समझा जाता है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार ही करेंगे, जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसी ऑर्डर में करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें है आई, उसके बाद देखिए आई आपका थर्ड पर्सन में नहीं आता है, आई आपका फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है। आई आपका फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर, वो टेबल आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक बार आप आपको दिखा देते हैं, आई जो है फर्स्ट पर्सन के, फर्स्ट आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये टेबल हमेशा आपको काम आएगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे आई थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं है, तो हम इसके साथ डू नोट का प्रयोग करेंगे, आई डू नोट। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, जो कि इसमें लव, LOV लव, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जो इसमें तुम्हें है, तो तुम्हें को हम लोग लास्ट में यू लिखते हैं, तो आई डू नॉट लव यू। इतना सिंपल था, तो आप लोगों को समझ में आया होगा निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सेंटेंस के चारों टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो उसमें आपका तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसके पहचानने का आपका दो तरीका है, एक तो आपका सेंटेंस के शुरू में क्या लगा रहेगा और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, ये पहचानने का सबसे इजी तरीका है। और इससे आपका ना प्रश्न का बोध होता है, इस वाक्य से आपका प्रश्न यानी कि जिससे आपको क्वेश्चन का एक बोध होता है, जो क्वेश्चन करता है जिसका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हर एक सेंटेंस के टाइप के अनुसार। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस में देखा था, उसमें आपको डू या डज का प्रयोग होता था, उसके बाद नोट लगता था। इसमें भी सेम उसी प्रकार रहेगा, बट डू या डज जो है सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले आपका होगा डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद ठीक बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर इसमें अगर नहीं आ जाता है, नहीं रहता है वाक्य में, तो हम यहीं पे नोट लगा सकते हैं, और नहीं रहेगा सेंटेंस में निगेटिव नहीं रहेगा तो उसमें नोट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग मेन वर्ब लगाएंगे, मुख्य क्रिया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, लास्ट में एक और चीज इसमें लगाते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन मार्क, ये जरूर लगाना पड़ता है, इसी से इसका स्ट्रक्चर पूरा होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वही जो पिछले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, किसी भी वाक्य को कौन सा ये वाक्य किस टाइप का है या किस वाक्य किस सेंटेंस का है, इसको पहचानने के लिए हम बताए थे कि शुरू में क्या रहेगा आपका और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो इससे हमको एक प्रश्न का बोध हो रहा है, क्वेश्चन का बोध हो रहा है कि क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ये आपका आपसे प्रश्न कर रहा है। तो ऐसा जब सेंटेंस हो तो इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, और इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या रखना है, डू डज रखना है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार।
सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग को डू डज रखना है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस में हो गया मैं, जो कि इसका इंग्लिश होता है आई, और आई जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं आता है। हम पिछले पिछले अभी मैंने जस्ट बताया था कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही डज का प्रयोग होता है, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ ही। तो इसमें ये जो आई है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें आई है, उसके बाद इसमें नहीं लिखा नहीं है तो ये निगेटिव नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद डायरेक्टली हम मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब है इसमें पढ़ना, तो पढ़ना का होता है रीड। ऑब्जेक्ट के तौर पे हो जाएगा क्या पढ़ रहा है, मतलब क्रिया का फल जिस पे पढ़ता है उसे ऑब्जेक्ट करते हैं। तो इसमें सेंटेंस में अगर ये क्वेश्चन आप लगाइएगा कि क्या पढ़ रहा है, तो इसका जवाब मिलेगा अंग्रेजी, तो यही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे इंग्लिश, और सबसे लास्ट में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा के। तो आपका ये ट्रांसलेट हो गया, डू आई रीड इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। उसी तरह से आप एक हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि क्या सीता पत्र लिखती है, क्या सीता पत्र लिखती है। इसमें भी आपका क्वेश्चन या प्रश्न का बोध हो रहा है, जिसके कारण इसे प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो आप लोग जान चुके होंगे। इसमें भी हम देखते हैं, इसका सब्जेक्ट है सीता, जो कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का है। तो हम लोगों ने पिछले अभी जस्ट बताया था कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डज, उसके बाद लिखेंगे सीता, और इसमें मेन वर्ब है लिखना, तो लिखना का होता है राइट ए लेटर। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसके मेन वर्ब के साथ अब एस या ईएस नहीं लग रहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते थे, जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता था तो इसके मेन वर्ब में हम लोग एस या ईएस लगाते थे। इसमें नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि इसमें डू डज का प्रयोग हो रहा है। तो डू डज का प्रयोग होगा तो मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जुड़ता है। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा कि जब डू डज का प्रयोग होता है, जब डू या डज का प्रयोग होता है सेंटेंस में जब डू डज का प्रयोग होता है तो उस वाक्य के मेन वर्ब के साथ, तो उस वाक्य के मेन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं जुड़ता है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखा कि हम लोग डज का प्रयोग किए तो यहाँ पे एस नहीं लगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ जो आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए जैसे कि पहला है, क्या बच्चे विद्यालय जाते हैं। इसमें लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। दूसरा एग्जांपल है, क्या वे लोग व्यायाम करते हैं। तीसरा एग्जांपल है, क्या तुम गाना गाते हो। चौथा एग्जांपल है, क्या सीता गाना नहीं गाती है। इसमें देखिए
आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ गया है। इसको भी हम लोग बताए थे यहाँ पे। अगर ऐसा रहता है कि इंट्रो नेगेटिव आ जाए तो आप इस स्ट्रक्चर का ही फॉलो कीजिएगा और इसके सब्जेक्ट के ठीक बाद आप नोट का प्रयोग कीजिएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आप इसको खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। एक लास्ट है, रोहन और मोहन किताब नहीं पढ़ते, ये आपका नेगेटिव का है लास्ट। तो इस ट्रांसलेट कीजिएगा, इसको हम अगले वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। शुरू से आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और आप उस टेबल को, जो ये टेबल था, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इस टेबल का यूज हमेशा होगा ट्रांसलेट करते समय। इस टेबल का यूज, इसको याद कर लेना है और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो ही ट्रांसलेशन बनाने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लोग हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे इसी तरह बढ़ते रहिए। धन्यवाद।